दोस्तों, आज का ये वीडियो उस व्यक्तित्व की है जिसके इतिहास रचने के बावजूद इतिहास से गायब होने की पूरी दास्तान कहेगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता है, तो पलक झपकते ही आपका जवाब होगा दादा साहब फाल्के। लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दादा साहब फाल्के के नाम पे नहीं है। और तो और ए पिक्चोरियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा और मराठी के कई किताबों में दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा नहीं माना गया है, बल्कि दादा साहब फाल्के की जगह दादा साहब तोरणे को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माना गया है। दोस्तों, ये बहस छिड़ी सन 2013 में, जब दादा साहब तोरणे के बेटे अनिल तोरणे, बहू मंगला तोरणे और मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के एसोसिएट विकास पाटिल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दादा साहब तोरणे को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के क्रेडिट दिए जाने की मांग की थी, लेकिन उनकी ये याचिका खारिज कर दिया गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दादा साहब तोरणे की और फिल्मों में उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा है और क्यों बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया और खारिज करने के बाद क्या दलील थी। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय सिनेमा के इतिहास में साल 1913 में रिलीज हुई फिल्म राजा हरिश्चंद्र को देश की पहली फिल्म कहा जाता है, जिसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। दादा साहब फाल्के को फिल्मों का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया। हालांकि राजा हरिश्चंद्र बनने के ठीक एक साल पहले यानी 1912 में एक फिल्म पहले ही ये इतिहास रच चुकी थी। इस फिल्म को बनाया था दादा साहब तोरणे ने। फिल्म पहले बनी जरूर, लेकिन इतिहास में इसे न पहली फिल्म माना गया, न बनाने वाले दादा साहब तोरणे को फिल्मों का जनक कहा गया। वजह सिर्फ इतनी रही कि उन्होंने अपनी फिल्मों में विदेशियों की मदद ली थी। पुंडलिक रिलीज हो गया था मई 18, 1912 को। लेकिन पहली फीचर फिल्म मानी जाती है फाल्के जी की राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब तोरणे को क्रेडिट दिलाने की पहली पहल उनकी फिल्म आने के 100 साल बाद शुरू की गई, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं रहा। पहली फिल्म बनाने के साथ साथ दादा साहब तोरणे भारत के पहले एडिटर, डायरेक्टर, एग्जीबिटर और मूवी कैमरा कंपनी के मालिक भी रहे। दादा साहब तोरणे की मदद से ही भारत में फिल्में बनाने वालों को बढ़ावा मिला था। 13 अप्रैल 1890 को दादा साहब तोरणे का जन्म हुआ और आज से ठीक 134 साल पहले मुंबई के करीब बसे मालवान गांव में हुआ था। महज 3 साल के ही तोरणे साहब थे जब अचानक उनके पिता का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों ने उन्हें उनकी माँ और दादाजी को अपने घर से निकाल दिया। न रहने का ठिकाना, न कमाई का कोई जरिया। ऐसे में उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो गया। भुखमरी के हालात में उनका पूरा परिवार काम की तलाश करते हुए मुंबई यानी बॉम्बे आ पहुंचा। दस साल के दादा साहब तोरणे को मुंबई के ग्रीव्स कॉटन ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम मिल गया, जहां वो मशीनें सुधारने का काम करने लगे। मशीनों का काम करते हुए दादा साहब तोरणे को मशीनों में रुचि जागी। उन्होंने बारीकी से काम सीखना शुरू कर दिया। काम से फुर्सत पाकर दादा साहब तोरणे अक्सर श्रीपद थिएटर कंपनी के नाटक देखने जाया करते थे। ऐसे में उनकी थिएटर वालों से अच्छी जान पहचान हो गई। श्रीपद थिएटर कंपनी में उन दिनों कभी कभी विदेश से लाई गई फिल्में दिखाई जाती थी।
दोस्तों साल 1910 की आसपास की बात है। एक दिन दादा साहब तोरणे विदेशी फिल्म देखने पहुंचे थे। उन्होंने फिल्म देखी और इस गहन चिंतन में पड़ गए कि आखिर इसे बनाया कैसे होगा। पहले ही मशीनों की गहरी परख रखने वाले 21-22 साल के दादा साहब तोरणे ने अब खुद की फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। दादा साहेब तोरणे एक इलेक्ट्रिक कंपनी में मामूली काम करते थे, जिससे मिलने वाली मामूली तनख्वाह उनके बनाने का सपना पूरा करने के लिए काफी नहीं था। जब आर्थिक मदद की जरूरत पड़ी तो दादा साहब तोरणे ने अपने दोस्त मिस्टर नाना साहेब चित्रे से मदद मांगी, जो थिएटर कंपनी के फाइनेंसर भी थे। नाना साहब चित्रे विदेशों से फिल्में मंगवाते थे और भारत में दिखाते थे। उन्हें दादा साहब तोरणे का आइडिया पसंद आया और वो दादा साहब तोरणे को पैसे देने के लिए सहमत हो गए। दादा साहब तोरणे ने पैसों का बंदोबस्त होते ही लंदन की एक कंपनी से कैमरा, रील समेत फिल्म बनाने का हर जरूरी इक्विपमेंट खरीद लिया, जिसमें करीब 1000 रुपए का खर्च आया। कंपनी ने कैमरे के साथ एक ऑपरेटर भी भेजा था, जिसने दादा साहब तोरणे को वीडियो कैमरा चलाना सिखाया। दादा साहब तोरणे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें कैमरा हैंडल करने की तकनीक आती थी। इसके बाद दादा साहब तोरणे ने उन्हें नाना साहब चित्रे और दोस्त रामाराव कृतिकर के साथ मिलकर माइथोलॉजिकल प्ले श्री पुंडलिक लिखा। ये प्ले माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पुंडलिक पर आधारित था। दोस्तों स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद दादा साहब तोरणे ने थिएटर ग्रुप के कलाकारों को फीस देकर फिल्म के लिए शूटिंग करने के लिए सहमत कर दिया। फिल्म की मशीनरी खरीदने में उन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। ऐसे में उन्होंने कलाकारों को फीस के साथ साथ ठहरने और खाने की व्यवस्था करने के लिए कुछ करीबियों से पैसे उधार लिए थे। शूटिंग के लिए उन्होंने मुंबई के ग्रांट रोड स्थित एक थिएटर को चुना। शूटिंग के समय कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए उन्होंने विदेश से जॉनसन नाम के एक कैमरामैन को बुलवाया था, जिसने इस फिल्म के शूटिंग में दादा साहब तोरणे की मदद की थी। कैमरा को एक ही जगह पर रखकर श्री पुंडलिक के 22 मिनट के पूरे प्ले की रिकॉर्डिंग की गई थी। जब तकनीकों की कमी के चलते क्लोजअप शॉट, शॉर्ट पैन और टिल्टअप शॉट का विकल्प नहीं हुआ करता था। जब दादा साहब ने रिकॉर्डिंग देखी तो एक ही कैमरा एंगल से शूट हुई फिल्म उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने कैमरामैन जॉनसन से सलाह मशवरा कर अलग अलग एंगल से फिल्म शूट करने का फैसला किया। वो एक एंगल से एक रील में फिल्म शूट करते थे, फिर एंगल बदलकर दूसरी जगह नई रील का इस्तेमाल किया। जब शूटिंग पूरी हुई तो उन्होंने सारी रील्स को सीक्वेंस में लगाकर फिल्म को पूरा किया। श्री पुंडलिक फिल्म शूट होने के बाद दादा साहब तोरणे ने 1500 फीट लंबी रील प्रोसेस होने के लिए लंदन भेजी, क्योंकि उस दौर में भारत में रील प्रोसेस करने की कोई कंपनी ही नहीं थी। दोस्तों फिल्म श्री पुंडलिक 22 मिनट की फीचर फिल्म थी, जो भारत में बनी पहली फिल्म कही जा सकती है। फिल्म को जब मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में दिखाया गया तो देखने वालों की भीड़ लगने लगी। इस फिल्म की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए दादा साहब तोरणे ने कोरोनेशन सिनेमा की मदद से सन 1912 में टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में फिल्म श्री पुंडलिक का एक प्रमोशन एड छपवाया था। दोस्तों अखबार के उस इश्तिहार में लिखा गया था कि पुंडलिक एक पॉपुलर हिंदू ड्रामा है। बंबई शहर की आधी हिंदू आबादी ने फिल्म देख ली है और हम चाहते हैं कि बची हुई आधी हिंदू आबादी भी इस फिल्म को जरूर देखे। अखबार में छपे इश्तिहार से फिल्म को फायदा मिला और लोग लगातार इस फिल्म को देखने पहुंचने लगे। भीड़ इतनी थी कि फिल्म 2 हफ्तों तक कोरोनेशन सिनेमा में लगी रही थी। पहली फिल्म श्री पुंडलिक बनाने के बाद दादा साहब तोरणे को उनकी कंपनी ग्रीव्स कॉटन इलेक्ट्रॉनिक ने उनका ट्रांसफर कराची कर दिया। पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे। कराची में रहते हुए दादा साहब तोरणे की मुलाकात बाबूराव पाई नाम के एक शख्स से हुई, जो फिल्मों में रुचि रखता था। दोनों ने मिलकर कराची में एक छोटा सा ऑफिस शुरू किया, जहां वो विदेश से फिल्म मंगवाकर दिखाते थे। समय के साथ साथ इन दोनों ने कराची, कोल्हापुर समेत कई शहरों में फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। इस तरह दादा साहब तोरणे भारत के पहले फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बने।
जो कहा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दादा साहब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करते थे, लेकिन जब फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से उनकी कमाई बढ़ने लगी तो उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी। पहले विश्व युद्ध के समय दादा साहब तोरणे की अमेरिकन से अच्छी दोस्ती हो गई थी। दादा साहब तोरणे ने अमेरिकन कॉन्टैक्ट्स की मदद से भारत में मूवी कैमरा की कंपनी शुरू कर दी। दादा साहब फाल्के के बाद भारत में कई अलग अलग लोग फिल्म बना रहे थे, लेकिन हमेशा फिल्म बनाने के लिए कैमरा और इक्विपमेंट्स को विदेशों से मंगवाया जाता था। अब दादा साहब तोरणे के मूवी कैमरा कंपनी खुलने से कई लोगों को फिल्में बनाने में मदद मिली और फिल्म मेकिंग को भारत में बढ़ावा मिलने लगा। फिल्म बनाने के लिए हर कोई उस दौर में दादा साहब तोरणे से ही कैमरा खरीदा करता था या भाड़े पर लिया करता था। फिल्में बनाने का जब चलन बढ़ा तो दादा साहब तोरणे की कैमरा कंपनी भी मुनाफे में जाने लगी। मूवी कैमरा कंपनी के साथ साथ दादा साहब तोरणे ने कराची के अपने दोस्त बाबूराव पाई के साथ मिलकर बंबई में एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाली फेमस पिक्चर कंपनी शुरू कर दी। दोस्तों, ये उस दौर की इकलौती ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जो भारतीय फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। कंपनी देश भर में बनाने वाली फिल्मों को थिएटर तक पहुंचाती थी। दादा साहब तोरणे सिनेमा प्रेमी होने के साथ साथ सिनेमा के महत्व को भी बखूबी समझते थे। दादा साहब तोरणे का हमेशा ऐसा मानना था कि इंडस्ट्री तभी आगे बढ़ सकती है जब इसे नई तकनीकों के साथ अपडेट किया जाता रहेगा। जब हॉलीवुड में बोलती फिल्में बनने लगी तो वो हिंदी फिल्मों की बजाय हॉलीवुड की बोलती फिल्मों को लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। जब भारतीय मूक फिल्मों से ज्यादा भीड़ विदेशों की साउंड फिल्मों में आने लगी तो दादा साहब तोरणे ने लंदन जाकर साउंड रिकॉर्डिंग की ट्रेनिंग ली। और साउंड रिकॉर्डिंग की मशीनों के साथ भारत लौट आए। समय बीतता गया, दादा साहब तोरणे फिल्में बनाना छोड़ चुके थे। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्त आर्देशीर ईरानी को भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए राजी कर दिया। उन्हें साउंड रिकॉर्डिंग की मशीनें भी दे दी। लेकिन दादा साहब तोरणे को यह डर था कि साउंड तकनीक का पता लगते ही हर कोई साउंड फिल्में बनाने लगेगा। ऐसे में उन्होंने 2 महीने में गुपचुप तरीके से फिल्म आलम आरा बनाई। दोस्तों, आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म ने इतिहास रच दिया। भारी संख्या में लोग बोलती फिल्म देखने पहुंचे और आर्देशीर ईरानी का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य देखिए कि इस फिल्म में दादा साहब तोरणे को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। आगे बोलती फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए दादा साहब तोरणे ने विदेश से साउंड रिकॉर्डर मंगवाए और उस दौर के हर बड़े स्टूडियो, चाहे वो प्रभात स्टूडियो हो, रंजीत स्टूडियो हो, वाडिया स्टूडियो हो, सब में साउंड रिकॉर्डिंग की मशीन सप्लाई की। दोस्तों, दादा साहब तोरणे ने मनोरंजन के बजाय सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाने के लिए पुणे में अपना प्रोडक्शन हाउस सरस्वती सिनेटोन शुरू किया। इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म श्याम सुंदर जबरदस्त हिट रही। उसके बाद उन्होंने आउट घटा केछा समेत हिंदी मराठी भाषा की करीब 17 फिल्में बनाई। बदलते दौर के साथ दूसरे प्रोडक्शन की फिल्में हिट होने लगीं और दादा साहब तोरणे ने फिल्में बनाना ही कम कर दिया था। उनकी फिल्मों की सिर्फ एक ही कॉपी हुआ करती थी जो हर शहरों में घुमाकर दिखाया जाता था। लेकिन ज्यादा फिल्मों की रील्स में आग लगने से वो खत्म हो गई। दोस्तों, समय का चक्र घूमा और 1944 में दादा साहब तोरणे ने अपना स्टूडियो अहमद नाम के एक शख्स को बेच दिया और दादा साहब से लिया वो स्टूडियो अहमद साहब ने चकन ऑयल मिल को बेच दिया और खुद बंटवारे में पाकिस्तान चले गए। और दोस्तों, आज इसी स्टूडियो की जगह पे कुमार पैसिफिक मॉल है। दोस्तों, 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय कई मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे। इसी दौरान दादा साहब का एक करीबी मुसलमान दोस्त उनके सारे महंगे इक्विपमेंट चुराकर पाकिस्तान भाग गया। कैमरा और फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट से इस कदर दादा साहब तोरणे को लगाव था कि उन्हें ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका और उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए फिल्में बनाना छोड़ दिया।
उन्होंने रिटायरमेंट के बाद खुद को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी दूर कर लिया। शिवाजी नगर स्थित घर में अकेले रहने लगे। 19 जनवरी 1960 को दादा साहब तोरणे का नींद में ही निधन हो गया। साल 2013 में दादा साहब तोरणे के बेटे अनिल तोरणे और दादा साहब तोरणे की बहू मंगला तोरणे और मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के एसोसिएट विकास पाटिल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दादा साहब तोरणे को क्रेडिट दिए जाने की मांग की थी, लेकिन उनके पिटीशन को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि साल 1912 में बनी फिल्म श्री पुंडलिक एक प्ले की रिकॉर्डिंग थी। ऐसे में उन्हें पहली फीचर फिल्म का दर्जा नहीं दिया जा सकता। साथ ही ये भी कहा गया कि उस फिल्म को प्रोसेस के लिए विदेश भेजा गया था, जिसका कैमरामैन विदेशी था, जबकि दादा साहब फाल्के की 1 साल बाद रिलीज हुई फिल्म राजा हरिश्चंद्र को भारत में ही पूरी तरह से बनाया गया था। भले ही हिंदी सिनेमा के इतिहास में दादा साहब फाल्के को हिंदी सिनेमा का जनक कहा गया है, हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह रिकॉर्ड दादा साहब तोरणे के नाम पर ही है। ए पिक्चोरियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा और मराठी सिनेमा की किताबों में दादा साहब तोरणे को ही जनक माना गया है। दादा साहब तोरणे के सिनेमा के प्रति इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। बिंदिया गोस्वामी एक ऐसी अभिनेत्री थी जो अन्य अभिनेत्रियों से जरा हटके थी। म्यूजिक सुपर हिट होने के बाद में घर पे बैठ गया। आज की इस वीडियो की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं मोहम्मद अजीज साहब के इंटरव्यू का वो हिस्सा सुनाना चाहता हूँ, जिस इंटरव्यू में मोहम्मद अजीज साहब अपने दिल का दर्द बिल्कुल निकाल कर रख दिया था। तो ये चढ़ता हुआ सूरज डूबा कैसे, ये आज तक इस सूरज को मालूम नहीं। 1 2 का 4 4 2 का 1। दुनिया में कितना गम है, में खुशी के आंसू भर आए, रोके न। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।